जूनियर स्टोरी। शादी के अगले ही दिन नैना की विदाई हुई। जैसे ही वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। उसके सजी संवरी आंखों में कुछ डर, कुछ उम्मीदें तैर रही थीं। लाल बनारसी साड़ी में लिपटी, सिर पर घूंघट डाले वो अपने पांवों को हौले हौले आगे बढ़ा रही थी। हर कदम पर घुंघरुओं की हल्की हल्की आवाज उसे इस नए जीवन का एहसास दिला रही थी। हाथों की मेहंदी अभी भी ताजा थी और पांवों की महावर जैसे बरसों से सजी थी। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि घर बहुत बड़ा है। ऊंची दीवारें, पत्थर के खंभे, सामने तुलसी का पौधा। लेकिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, उसे झटका लगा। कोई छत नहीं थी, न कमरे में, न बैठक में, न रसोई में। चारों ओर दीवारें थीं, लेकिन ऊपर सिर्फ नीला आसमान। हल्की बारिश की बूंदें दीवारों से टकरा रही थीं और भीतर आकर जमीन पर गिर रही थीं। नैना के कदम थिथक गए। उसने एक बार फिर चारों ओर नजरें घुमाईं, शायद कहीं कोई हिस्सा हो जहां छत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसी समय पीछे से आवाज आई, क्या देखा रही हो बहू? वो पलटी तो देखा, एक अधेड़ औरत खड़ी थी, गहरा पान चबाती हुई, माथे पर चौड़ा सा बिंदी और आंखों में ऐसा तेज जैसे सवाल पूछने की हिम्मत न हो किसी की। वो थी उसकी सास, सुधा। सुधा ने एक बार ऊपर देखा, फिर नैना को देखा और कहा, छत ढूंढ रही हो क्या? हमारे घर में नहीं है छत। कई पीढ़ियों से ऐसे ही रह रहे हैं। पहले पहल अजीब लगता है, बाद में आदत हो जाती है। उसका दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। इतना बड़ा घर, बिना छत के, क्या यही वो घर है जहां मुझे जिंदगी गुजारनी है? अंदर आते ही उसने देखा, कमरों में गीला बिस्तर, बैठक में दीवारों पर सीलन और हर कोने से बदबू आती नमी। रसोई में लकड़ी का पुराना तवा रखा था और उसके ठीक ऊपर आसमान खुला था। पति अर्पित से मिलवाया गया, लंबा, पतला, आंखों में गहराई लेकिन चेहरा बिना भाव का। वो ज्यादा कुछ नहीं बोला, मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहा। राजन, उसके ससुर, बेरोजगार, लाल आंखों वाले, जिनके कपड़ों से शराब की महक आती थी। रितेश, 18 साल का देवर, जो बार बार नैना की तरफ ऐसे देखता जैसे पहली बार किसी औरत को इतने पास से देखा हो। काजल, तेज जुबान वाली ननद, जो हर बात में ताना कसती। शुरुआत ही ऐसी थी कि नैना कुछ बोल भी नहीं पाई। उसे समझ आ गया था, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं था। अगली सुबह नैना की पहली रसोई थी। उसने बालों में गजरा लगाया, साड़ी ठीक से लपेटी और रसोई में गई। लकड़ी के तवे पर रोटी बनानी शुरू की, लेकिन ऊपर से धूप की सीधी किरणें उसके माथे पर पड़ी। तपती गर्मी में वो पसीने से भीग गई। सिर चकराने लगा और जैसे ही उसने तवा पलटा, वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। कुछ ही देर में सुधा रसोई में आई। बहू, 2 रोटी भी नहीं बना सकी? बेहोश होने का ड्रामा ससुराल में नहीं चलता। काजल हंसते हुए बोली, बाल्टी पानी लाओ, देखो कैसे उठती है ये। राजन बड़बड़ाने लगे, पहली ही सुबह नौटंकी शुरू कर दी। रितेश एक कोने में खड़ा हंस रहा था। फिर काजल पानी की बाल्टी लाई और बिना सोचे समझे नैना पर उड़ेल दी। ठंडे पानी से भीगी नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, बाल बिखर चुके थे, आंखें हैरानी और डर से भरी थीं। शाम को अर्पित और नैना के लिए सुहागरात की तैयारी हुई। कमरे में फूलों की सजावट की गई, लेकिन ऊपर सिर्फ आसमान। बादल काले हो चुके थे। जैसे ही दोनों बैठे, बारिश की बूंदें टपकने लगीं। अर्पित ने कहा, लेट जाओ, हल्की बारिश है। लेकिन चंद मिनटों में बारिश तेज हो गई। गद्दे, चादर, सब भीगने लगे। पानी इतना हो गया कि नैना का दम घुटने लगा। वो उठकर कमरे से बाहर भागी। बाहर जाकर वो पास के ही एक घर के छज्जे के नीचे बैठ गई। उसकी साड़ी चिपकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। पीछे से पूरे परिवार ने तमाशा बना दिया। राजन चिल्लाया, अब ससुराल छोड़ के पड़ोसियों के यहाँ जा बैठी? यही संस्कार लेकर आई है? काजल बोली, बाबा बेल्ट लाना पड़ेगा आज तो। रितेश ने जेब से बेल्ट निकालते हुए कहा, मेरे पास है। नैना कांपती आवाज में बोली, मैं बस सांस नहीं ले पा रही थी। इसके कुछ दिन बाद एक दिन जब घर में कोई ससुराल वाले कहीं गए हुए थे। मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है। मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता इस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी के पन्ने, वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी। शब्दों में जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब इस घर की बहू पर अत्याचार होगा। सुधा उसे बारिश में खाना बनवाती थी, राजन उसे पीटता था, रितेश उसकी तरफ गलत नजर से देखता था।
काजल उसकी चीजें चुराकर उसे झूठा साबित करती थी और अर्पित वो कभी कुछ नहीं बोलता था, बस सब कुछ होते हुए देखता रहता था। एक दिन रंजना की लाश आंगन के कोने में मिली। बरसात की रात थी, उसे मरने दिया गया था। डायरी पढ़ते पढ़ते नैना कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि उसका ससुराल एक घर नहीं, एक खुला पिंजरा था जिसमें कोई आकर जिंदा नहीं लौटता। पूरी तरह बदल गई। बारिश की तेज बूंदें छतविहीन कमरे में गिर रही थी और वह पूरी रात बैठी रही। आंखों में न नींद थी न आंसू। रंजना की डायरी उसके हाथ में थी और मन में ज्वालामुखी फूट रहा था। सुबह होते ही उसने खुद को एक सामान्य बहू की तरह पेश किया। वही साड़ी, वही मुस्कान, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। अब वहां केवल एक ही चीज थी, बदला। उसने सबसे पहले अर्पित से नजदीकी बढ़ाई। धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगी, उसके मन को समझने लगी। अर्पित को लगा कि नैना अब सच्ची बहू बन गई है, जिसने ससुराल को अपना लिया है। वो भी थोड़ा नर्म पड़ गया। फिर उसने सुधा का भरोसा जीतना शुरू किया। दिन भर घर का काम करती, बिना शिकायत, बिना थकान। सुधा को लगा कि इस बार उन्हें सीधी बहू मिली है, लेकिन नैना हर चीज का हिसाब रख रही थी। किसने कब क्या कहा, कौन कब कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। एक रात उसने रितेश को अपने कमरे के पास मंडराते देखा। उसे समझ आ गया कि अगला हमला कब और कहां से होगा। लेकिन इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी बनने जा रही थी। उसने उस दिन रसोई से एक मोटा बेलन उठाया और तकिए के नीचे छिपा लिया। जैसे ही रात के तीसरे पहर में रितेश उसके कमरे में चुपचाप घुसा, नैना पहले से तैयार थी। उसने बिना एक पल गंवाए बेलन से रितेश के सिर पर वार कर दिया। रितेश वहीं लहूलुहान गिर पड़ा। चीख सुनकर पूरा घर भागा आया। सुधा चिल्लाई, क्या कर दिया तूने? नैना शांत खड़ी रही। जो रंजना ने नहीं कर पाई, मैंने कर दिया। राजन आगे बढ़ा, लेकिन नैना ने उसी बेलन से सामने की दीवार पर एक जोरदार वार किया और बोली, अब अगली बारी किसकी है? घर में सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से डायरी उठाई, सबके सामने खोल दी और पन्ने पढ़ने लगी। सब चुपचाप सुनते रहे। रंजना के दर्द, मार, बेइज्जती और मौत की कहानी। अर्पित चुपचाप खड़ा था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी कुछ कहने की हिम्मत न हो। नैना ने कहा, मैं यहाँ किसी की बहू नहीं हूँ, मैं रंजना की आवाज हूँ। अब ये घर वैसे नहीं चलेगा जैसे चलता आया है। फिर वो घर से बाहर चली गई, लेकिन ससुराल से नहीं, पड़ोस की बुजुर्ग महिला के घर गई, जो सब देखती रही थी लेकिन कभी बोल नहीं पाई थी। उन्होंने नैना को गले लगाया और कहा, बिटिया, तू तो रंजना से भी मजबूत निकली। नैना ने पंचायत में जाकर रंजना की डायरी पेश की और पूरी कहानी सुनाई। गांव में हड़कंप मच गया। राजन को गांव से निकाला गया, रितेश को किशोर अपराध में भेजा गया, काजल को नारी आश्रम भेजा गया सुधार के लिए। और अर्पित, नैना ने उसे दो टूक कह दिया, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू भी छत बना और इंसान बन, या मैं तुझे भी उसी अंधेरे में छोड़ दूंगी जहां तूने रंजना को धकेला था। अर्पित फूट फूट कर रोया। पहली बार उसकी आंखों में ग्लानि थी, भावनाएं थीं। उसने खुद ईंटें उठाई, राजमिस्त्री बुलवाए और छत डलवाई। कुछ महीने बाद उसी घर में पहली बार धूप बिना डर के आई। अब वो घर नहीं, एक असली आसरा बन चुका था। नैना ने घर को फिर से सजाया, तुलसी के पौधे को नए चबूतरे पर रखा, रसोई में चूल्हे की जगह गैस स्टोव आया और बैठक में रंजना की तस्वीर टंगी। नैना अब अकेली नहीं थी। गांव की दूसरी लड़कियां उसके पास आने लगी, अपने डर, अपने सवाल, अपने सपनों के साथ। वो अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक आवाज थी जो तूफान से निकली थी और जिसने सबको जीना सिखा दिया। बारिश फिर से आई, लेकिन इस बार वो छत से टकराकर बह गई। नैना के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में आत्मसंतोष की चमक।